हेलो दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में भारत पर अरब आक्रमण और इस्लाम का अभ्युदय एवं विस्तार के बारे में वन लाइनर तथ्य के रूप में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत यानी मेडिवल इंडिया। भारतीय इतिहास में 1206 से 1739 ईस्वी का काल माना जाता है मध्यकाल को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर प्रथम मुस्लिम शासन स्थापित किया था 1206 ईस्वी में। भारत में मुस्लिम शासन का अंत माना जाता है मुगलों के पतन से। भारत में मुगलों का पतन माना गया है 1739 ईस्वी में। ईरानी जिसने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया उसका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह का आक्रमण का कारण क्या बना? मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना था। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो उसके बाद से ही मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मौजूद हैं अनेक लिखित स्रोत मौजूद हैं। लिखित स्रोत दो प्रकार के हैं, एक साहित्य और एक विदेशियों के वृत्तांत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत तो हम बारी बारी से करके देखते हैं। स्रोत और रचनाकार और ऐतिहासिक विवरण। तो पहला आता है चचनामा, जिसके रचनाकार थे अली अहमद। और इसमें क्या है कि अरबों के आक्रमण के पूर्व एवं बाद का सिंध के बारे में उल्लेख है। बढ़ते हैं आगे। शाहनामा फिरदौसी की रचना है। इसमें महमूद गजनवी के भारत अभियान का उल्लेख है। तारीख़ सिंध जो मीर मोहम्मद मासूम की रचना है और इसमें अरबों के सिंध विजय के बारे में बताया गया है। किताब उल यामिनी जो उतबी की रचना है, इसमें सुबुक्तगीन एवं मोहम्मद गोरी का उल्लेख है। तबकात ए नासरी जिसके रचनाकार हैं मिनहाज उस सिराज, इसमें दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। अगला है तारीख़ फिरोज शाही। यह जियाउद्दीन बर्नी की कृति है। इसमें बलबन के राज्याभिषेक से फिरोज शाह तुगलक के छठे वर्ष का वर्णन है। फतवा जहांदारी जो जियाउद्दीन बर्नी की ही कृति है, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं आगे। अब आता है सियासतनामा, जिसके लेखक हैं निज़ाम उल मुल्क तुसी। इसमें इक्ता प्रणाली के बारे में बताया गया है। तहकीक हिंद जो अलबरूनी की कृति है, यह पूर्व मध्यकालीन भारत के बारे में जानकारी देता है। किरान उस सादेन जो अमीर खुसरो की रचना है, इसमें बुगरा खां और उसके बेटे का मिलन के बारे में बताया गया है। मिफ्ता उल फुतूह अमीर खुसरो की ही रचना है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान के बारे में चर्चा है। आशिकी अमीर खुसरो की रचना है। इसमें गुजरात की राजकुमारी देवल रानी तथा खिसर खां के खिलजी की प्रेम कथा है। अगला है तुगलकनामा जो अमीर खुसरो की रचना है। इसमें खुसरो शाह पर गयासुद्दीन तुगलक की विजय के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं आगे। किताब उल रहला इब्न बतूता की रचना है। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया गया है। तारीख़ ए मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना है और इसमें तैमूर के आक्रमण से लेकर सैयद वंश तक का इतिहास मौजूद है। वाक़यात ए मुस्ताकी जो रिज़कुल्ला मुस्ताकी की रचना है। इसमें लोदी वंश से लेकर मुग़ल वंश के अकबर तक की रचना उनके बारे में बताया गया है। फुतूह उस सलातीन यह अब्दुल मलिक इसामी की रचना है। गजनवी वंश से लेकर मुग़ल वंश तक के बारे में चर्चा इसमें की गई है। अगली रचना है तुजुक ए बाबरी जो बाबर की ही कृति है। इसमें हिंदुस्तान की तत्कालीन आबो हवा, फूल पत्ती तथा राजनीतिक स्थिति के बारे में वर्णन है। बढ़ते हैं आगे। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने इसको लिखा था और इसमें हुमायूं का जिक्र है। तोहफ़ा ए अकबर शाही ये अब्बास खां शेरवानी की रचना है। इसमें शेरशाह सूरी एवं अकबर की बारे में बताया गया है।
अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। इसमें अकबरकालीन भारत के बारे में बताया गया है। आईने अकबरी जो अबुल फजल की ही रचना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जिक्र किया गया है अकबरकालीन इतिहास और मुगल प्रशासन के बारे में। अगली रचना है मुंतखाब उत त्वारीख जो बदायूनी की रचना है और इसमें अकबर के शासन का आलोचनात्मक विवरण मिलता है। आगे बढ़ते हैं। बाबरनामा यह अब्दुल रहीम खाने खाना की कृति है। इसमें बाबर की जीवनी के बारे में बताया गया है। तुजु के जहांगीरी जहांगीर की रचना है। इसमें जहांगीर का वर्णन किया गया है। और इकबाल नामा ए जहांगीरी जो मौत बिंद खां की एक रचना है जिसमें जहांगीर का शासनकाल का वर्णन है। पादशाह नामा मोहम्मद अमीनी काजविनी की रचना है जिसमें शाहजहां के बारे में उल्लेख किया गया है। पादशाह नामा दो रचनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों के लेखक अलग अलग हैं। तो दूसरे वाले के लेखक हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। इसमें शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन है। अम्ल ए सालेह जिसमें शाहजहां कालीन संपूर्ण इतिहास का जिक्र है और इसके लेखक हैं मोहम्मद सालेह। चहार चमन इसके लेखक हैं चंद्रभान ब्राह्मण। इसमें शाहजहां के शासन प्रणाली का उल्लेख है। आलमगीर नामा जो काजिम शिराजी और हातिम खां इन दोनों ने मिलकर इसकी रचना की है। इसमें औरंगजेब का इतिहास मिलता है। बढ़ते हैं आगे। फुतुहात ए आलमगीरी ये ईश्वरदास नागर की रचना है। इसमें औरंगजेब के 34 वर्षों का शासनकाल बताया गया है। फतवा ए आलमगीरी जो ईश्वरदास मेहता की रचना है, ये औरंगजेब के बारे में जिक्र करते हैं। और मुंतखाब उल लुबाब ये खफी खान की रचना है। इसमें औरंगजेब के शासनकाल का आलोचनात्मक वर्णन है। सियार उल मुख्तरैन इसके लेखक हैं गुलाम हुसैन। इसमें औरंगजेब के बाद का भारत का वर्णन है। चचनामा यहाँ तक तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। चचनामा एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, उसका नाम था फतहनामा। फिरदौसी भारत आया था कब? अरे मतलब किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। बढ़ते हैं आगे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अहमद हसन। 1293 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली बदायूनी में जो उत्तर प्रदेश में है। अमीर खुसरो ने आविष्कार किया तबला एवं सितार का। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सूफी संत जिनके शिष्य अमीर खुसरो थे वो कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो को माना जाता है सूफी कव्वाली का जन्मदाता। बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासकों के दरबारों को सुशोभित किया था अमीर खुसरो ने। इसका जिक्र अभी कौन बनेगा करोड़पति के एक प्रश्न के रूप में हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को कहा तूतिए हिंद। ये कई बार पूछा गया है बड़े बड़े एग्जामों में कि तूतिए हिंद अमीर खुसरो को किसने कहा था। तो आप लोग आराम से इसको टिक लगा दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। तुजु के बाबरी एक आत्मकथा है बाबर की और ये किस भाषा में है? ये तुर्की भाषा में है। तुजु के बाबरी का फारसी अनुवाद है बाबरनामा, यानी बाबरनामा जो है वो फारसी में लिखा गया है और उसके पहले जो मैंने बताया था तुजु के बाबरी ये आत्मकथा है बाबर की जो तुर्की भाषा में है। तो दोनों ही माइनर अंतर हैं। तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में और बाबरनामा फारसी में, जो फारसी में अनुवाद करके लिखा गया है। बाबरनामा की रचना का आदेश दिया था मुगल सम्राट अकबर ने। अकबरनामा बटा हुआ है 30 जिल्दों में। अकबरनामा का तीसरा जिल्द कहलाता है आईने अकबरी। एक ही नाम के 3 अलग अलग पुस्तकों की रचना 3 अलग अलग लेखकों ने की थी। वह है पादशाह नामा जिसका जिक्र अभी मैंने ऊपर किया है। दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करने वाला पहला ग्रंथ था तबकात ए नासरी। अब कुछ देख लेते हैं विदेशियों के वृत्तांत और यात्रा वृत्तांत एवं जानकारियाँ। तो इसमें है अल बरूनी
जिनकी रचना है किताब उल हिंद। इसमें पूर्व मध्यकाल एवं आरंभिक मध्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। इब्न बतूता, इनकी किताब है किताब उल रहला, जो तुगलक कालीन भारत की जानकारी देता है। ट्रेविनियर फ्रांस के हैं, 6 वॉयज, और इससे मुगल कालीन व्यापार और हस्तशिल्प के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, जो इटली के हैं, द ट्रेवल्स इनकी रचना है, और इसमें सल्तनत कालीन दक्षिण भारतीय समृद्धि के बारे में जानकारी मिलती है। निकोलस कॉन्टी, जो इटली के यात्री हैं, इनके यात्रा वृत्तांत में विजयनगर साम्राज्य की विस्तृत जानकारी दी गई है। पीटर मुंडी और जॉन मार्शल इंग्लैंड के हैं, इनका यात्रा वृत्तांत है जिसमें मुगल कालीन सामाजिक आर्थिक चित्रण का उल्लेख है। मनुची, जो वेनिस के हैं, स्टोरिया डोमेजर की रचना है, और इसमें शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन है। फादर एंथोनी मोन्सेरात, 1578 ईस्वी में इन्होंने यात्रा वृत्तांत की रचना की थी, जिसमें अकबर का विस्तृत विवरण मिलता है। रॉल्फ फिच, जो ब्रिटेन के हैं, इनका यात्रा वृत्तांत में 1588 ईस्वी से 1591 ईस्वी का भारतीय समाज का वर्णन इसमें दिया गया है। विलियम हॉकिंस ब्रिटेन के हैं, इनके जरिए जहांगीर का विस्तृत वर्णन है। सर टॉमस रो ब्रिटेन के हैं, मुगल दरबार के भव्यता और जहांगीर के बारे में इन्होंने बताया है। फ्रांसिस बर्नियर, जो फ्रांस के हैं, और ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर में इन्होंने मुगल कालीन समाज का उल्लेख किया है। ग्रांट डफ, जो मराठों का इतिहास लिखा है, इसमें मराठों के विषय में जानकारी दी गई है। और कर्नल टॉड, जो है, राजपूतों के इतिहास के बारे में जिक्र किया है, जिसमें पूर्व मध्यकाल तथा मध्यकालीन इतिहास की जानकारी दी गई है। बढ़ते हैं आगे। अलबरूनी भारत आया महमूद गजनी के साथ। तहकीके हिंद को भी कहते हैं क्या? किताब उल हिंद। किताब उल रहला का लेखक निवासी था, कहाँ का? मोरक्को का। किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता भारत आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इस्लाम का अभ्युदय एवं प्रसार, इसमें देखते हैं 7वीं शताब्दी ईस्वी में पश्चिमी अरब व्यापारिक मार्ग पर काफिलों के एक शहर का उदय हुआ, वो था मक्का। उस काल में मक्का पर प्रभुत्व था कुरैश जनजाति का। मक्का में अरबों का सर्व प्रमुख धार्मिक केंद्र था काबा। हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ 570 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद थे कुरैश बानुवंश मक्का के। हजरत मोहम्मद की माता का नाम था अमीना। हजरत मोहम्मद के पिता का नाम था अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद ने विवाह किया खदीजा नामक एक विधवा से। मक्का के निकट हजरत मोहम्मद को ज्ञान प्राप्त हुआ हीरा गुफा में सन 610 ईस्वी में। देवदूत जिसने हजरत मोहम्मद को ज्ञान प्रदान किया उसका नाम है गैब्रियल। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के उपरांत इस्लाम बट गया। शिया एवं सुन्नी में हजरत मोहम्मद के अनुयायी कहलाए सुन्नी मुसलमान। अली हुसैन जो हजरत मोहम्मद के दामाद थे उनके अनुयायी कहलाए शिया मुसलमान। इस्लाम के अनुसार विश्राम दिवस निर्धारित हुआ शुक्रवार को। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारियों को कहा गया खलीफा। खलीफा का पद तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया सन 1924 ईस्वी में। लोकप्रिय त्यौहार जो मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर मनाया जाता है उसका नाम है ईद ए मिलाद उद नबी। सर्वप्रथम पैगंबर साहब की जीवनी लिखने का श्रेय प्राप्त है तो वो है इब्न इशाक को। अब आगे देखते हैं भारत पर अरबों के आक्रमण। भारत तक इस्लाम का प्रसार हुआ अरब आक्रमण के साथ। अरबों का पहला सफल आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध को जीत लिया दाहिर से।
उस समय ताहिर शासन कर रहा था सिंध पर। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मूल उद्देश्य था लूटपाट एवं इस्लाम का प्रसार। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर कब्जा कर लिया एवं उसका नाम रखा सोने का शहर। भारत में कासिम ने सर्वप्रथम लागू किया जजिया कर। जजिया कर वसूला जाता था इस्लाम को नहीं मानने वालों से। कासिम ने सिंचाई के लिए निर्माण कराया नहरों का। आगे बढ़ते हैं। अब्बासी खलीफाओं ने अरब जगत की राजधानी बनाया था बगदाद को, जो आज भी इराक की राजधानी है। अब्बासी खलीफा जिन्होंने भारतीय विद्वानों, शिल्पकारों, चिकित्सकों, ज्योतिषों को समर्थन दिया था, वो थे मंसूर एवं हारून रशीद। खलीफा मंसूर ने अरबी अनुवाद करवाया ब्रह्म सिद्धांत का। खलीफा हारून रशीद ने अरबी अनुवाद करवाया था चरक संहिता का। भारतीयों से अरबों ने सीखा अंक, दशमलव, गणित के सिद्धांत। मोहम्मद बिन कासिम वापस लौट गया 715 ईस्वी में। कुल मिलाकर अरब भारत में विफल रहे। साम्राज्य की स्थापना में पूरी तरह से वो विफल रहे। लूटपाट तो खूब किया लेकिन साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए। अब बात आती है भारत पर तुर्की आक्रमण की। तुर्क मूलतः निवासी थे मध्य एशिया के। तुर्कों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया 10वीं शताब्दी में। एक तुर्क सरदार अलब्तगीन ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना 932 ईस्वी में की थी। वो भी कहाँ? मध्य एशिया के गजनी में। अलब्तगीन की मृत्यु के पश्चात उसके दास एवं दामाद सुबुक्तगीन ने गजनी पर अधिकार कर लिया था 977 ईस्वी में। पंजाब का तत्कालीन शासक, जिसे सुबुक्तगीन ने 986 से 87 ईस्वी में हजारों तुर्कों के लिए भारत का द्वार खोल दिया, वो था जयपाल शाही। सुबुक्तगीन का पुत्र, जिसने भारत के विरुद्ध प्रसिद्ध तुर्की अभियान किए, महमूद गजनी, जिसका जन्म हुआ था 971 ईस्वी में। महमूद गजनी 27 वर्ष की उम्र में 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। उसके राज्य में सम्मिलित थे अफगानिस्तान और खुरासान। बगदादी खलीफा, जिसने महमूद के राज्यारोहण को मान्यता दी, उस समय कौन थे? अल कादिर बिल्लाह। महमूद को यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान की थी अल कादिर बिल्लाह ने ही। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गजनी का स्वतंत्र शासक बनने के बाद महमूद ने सुल्तान की उपाधि धारण की एवं विख्यात हुआ सुल्तान महमूद के नाम से। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर आक्रमण किए थे। कुल 17 बार आक्रमण किया था इन्होंने। महमूद गजनी का पहला आक्रमण हुआ था 1000 ईस्वी में। पहले आक्रमण में महमूद गजनी ने जीता था पेशावर का कुछ भाग। पेशावर का कुछ हिस्सा जीत कर वापस लौट गया महमूद गजनी। महमूद का दूसरा आक्रमण हुआ जयपाल शाही, वो भी पंजाब के शासक थे, उस पर। महमूद का 17वां एवं अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था मुल्तान के जाटों एवं खोखरों के विरुद्ध। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं सुल्तान महमूद के प्रमुख आक्रमण। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर का कुछ हिस्सा जीता। दूसरा आक्रमण सिंध के जयपाल शाही के विरुद्ध 1001 ईस्वी में। चौथा आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध 1004 ईस्वी में। पांचवा आक्रमण नगरकोट के विरुद्ध 1008 ईस्वी में। 15वां आक्रमण 1024 ईस्वी में राजस्थान गुजरात के राज्यों के विरुद्ध। 16वां आक्रमण 1025-26 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था। और 17वां आक्रमण जो था 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध आक्रमण माना गया। अब आगे देख लेते हैं। महमूद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ पर। महमूद गजनी ने सोमनाथ से लूटा 3 करोड़ दिनार की संपत्ति। उस समय की बात है। महमूद की मृत्यु हो गई 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को।
सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। सेबंद राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद गजनी की सेना में महमूद के दरबार में थे अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी एवं फर्रुखी। महमूद गजनी का उद्देश्य लूटपाट करना था। उसने भारत में स्थापित नहीं किया कोई राज्य। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना का कार्य संपन्न किया मोहम्मद गोरी ने। गजनी एवं हिरात के बीच एक छोटा सा राज्य था गौर। मोहम्मद गोरी ने गौर की सत्ता संभाली 1173 ईस्वी में। गौर का सुल्तान बनते वक्त मोहम्मद गोरी था गजनी का गवर्नर। मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ 1175 ईस्वी में मुल्तान के खिलाफ। मोहम्मद गोरी ने भट्टी राजपूतों का राज्य छीन लिया था 1176 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में अपना दूसरा आक्रमण किया था पाटन गुजरात पर। उपयुक्त युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था भीम द्वितीय। उस समय पाटन गुजरात में भीम द्वितीय का शासन था। मोहम्मद गोरी को तराइन युद्ध 1191 ईस्वी में भी पराजय झेलनी पड़ी थी। उस समय पृथ्वीराज चौहान ने इनको हराया था। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पराजित किया। इस बार उलट हो गया, पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने हरा दिया। मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में जयचंद, जो कन्नौज के राजा थे, को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में। गुजरात में 1197 ईस्वी में कोटा, बूंदी, सिरोही, उज्जैन और 1197 1203 ईस्वी में कालिंजर, 1202 से 1203 ईस्वी, इन सब को जीत लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम एवं सैन्य जनरल था मोहम्मद गोरी का। 1197 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का एक अन्य सैनिक जनरल जिसने बिहार को जीत लिया था बख्तियार खिलजी, प्राचीन नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था इसी बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को हरा दिया था। उस समय वो सन था 1199 ईस्वी में। अब आते हैं बिहार के बारे में जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार राज्य में अनेक बौद्ध विहार थे, अतः बौद्ध बिहार राज्य का आरंभिक नाम विहार पड़ा। विहार का अपभ्रंश कालांतर में बिहार कहलाया। मोहम्मद गोरी गोर की ओर लौटा था 1206 ईस्वी में। दमयक, जो झेलम नदी के किनारे है, में मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई थी 15 मार्च 1206 ईस्वी को। जाति जिसके लोगों ने मोहम्मद गोरी की हत्या की थी वो थी खोखर। अब आते हैं गुलाम वंश के बारे में। भारत की सत्ता पर काबिज होने वाला पहला मुस्लिम वंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना मोहम्मद गोरी के एक गुलाम ने की थी, नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की राजधानी बनाया था लाहौर को। कुतुबुद्दीन की दानशीलता से प्रभावित था मिनहाज उस सिराज। कुतुबुद्दीन को मिनहाज ने क्या कहा था? लाख बख्श। ये पूछता है क्वेश्चन कि लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने कहा था? तो मिनहाज ने कहा था। खलीफा ने 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन को मान्यता प्रदान की थी सुल्तान के रूप में। कुतुबुद्दीन ने दिल्ली में स्थापित कराया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुतुबुद्दीन ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में नींव रखी थी कुतुब मीनार की। ये भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में स्थापित किया था 2.5 दिन का झोपड़ा। 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। उसको कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में। भारत में रह गए तुर्कों को मामलुक वंश कहा हबीबुल्लाह ने। मामलुक का अर्थ होता है गुलाम।
मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधि दी मलिक की। हसन निज़ामी एवं फ़क़े मुद्दबिर दरबार में थे कुतुबुद्दीन के। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात लाहौर के अमीरों ने गद्दी पर बैठाया आराम शाह को, जिनका शासनकाल था 1210 से 1211 ईस्वी। आराम शाह की हत्या कर गद्दी पर बैठा था 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश। ऐबक का गुलाम और दामाद था इल्तुतमिश। ऐबक की मृत्यु के वक्त इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो पूछता है कई बार क्वेश्चन, बदायूं का गवर्नर था। गद्दी पर बैठने के बाद इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से स्थानांतरित की थी दिल्ली में। अब बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली को राजधानी बनाने के पश्चात भारत में तुर्क सत्ता कहलाई दिल्ली सल्तनत। अतः दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाता है तो इल्तुतमिश को। ये भी कई बार प्रश्न बन चुका है। तुर्कों की शाखा जिससे इल्तुतमिश संबंधित था उसका नाम था इल्बारी यानी शमसी। हिंदुस्तान का पहला शासक जिसको सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति 1229 ईस्वी में बगदादी खलीफा से मिली थी, वो था इल्तुतमिश ही, जिसको ये स्वीकृति मिली थी। अल इमाम मुंतसिर बिल्लाह यानी बगदादी खलीफा, इन्होंने इल्तुतमिश को उपाधि प्रदान की थी। वो कौन सी उपाधि थी? नासिर अमीर उल मोमिन। इल्तुतमिश ने निर्माण कार्य पूरा करवाया था कुतुब मीनार का, क्योंकि अधूरा रह गया था, इसको पूरा करवा दिया था इल्तुतमिश ने। भारत में पहले मकबरे का निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी में है। यह भारत का पहला मकबरा कहलाता है। इल्तुतमिश के दरबार में रहता था मिन्हाज उस सिराज। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में मंगोल आक्रमण हुआ था और चंगेज़ खां उसमें नेतृत्व कर रहा था। ख्वारिज्म का सम्राट जिसे शरण न देकर इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमण से अपने साम्राज्य को बचाया था, वो कौन सा शासक था ख्वारिज्म का? जलालुद्दीन। यहाँ पर हम देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के राजवंश और कुछ प्रमुख शासक। तो गुलाम वंश के बारे में जल्दी देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। आराम शाह 1210 से 11 जो सिर्फ 8 महीनों तक था। फिर आते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो 1211 से 1236 ईस्वी तक था। फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह आता है 1236 ईस्वी में। फिर रजिया सुल्तान का शासनकाल था 1236 से 40 ईस्वी तक। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी। गयासुद्दीन बलबन इनका शासनकाल था 1266 से 87 ईस्वी तक। अब हम जल्दी से देख लेते हैं खिलजी वंश के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 20 ईस्वी। फिर आता है तुगलक वंश जो 1320 से 1398 ईस्वी तक था। इसमें गयासुद्दीन तुगलक पहले थे, जो इनका शासनकाल था 1320 से 25 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं 1325 से 51 ईस्वी तक। फिर फिरोज शाह तुगलक थे 1351 से 88 ईस्वी तक। इसके बाद आता है सैयद वंश। इसका शासनकाल माना जाता है 1414 से 1451 ईस्वी तक। ये भी कई बार मतलब पूछा जाता है शासनकाल। तो खिज़र खां इसमें पहले थे 1414 से 1421 ईस्वी। मुबारक शाह 1421 से 33 ईस्वी। मोहम्मद शाह 1434 से 43 ईस्वी। अलाउद्दीन शाह आलम 1443 से 51 ईस्वी तक थे। फिर आगे बढ़ते हैं। आता है लोधी वंश जो 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। बहलोल लोधी इसमें पहले थे 1451 से 89 ईस्वी तक। सिकंदर लोधी दूसरे थे जिसमें 1489 से 1517 ईस्वी तक। फिर इब्राहिम लोधी आते हैं 1517 से 1526 ईस्वी तक। तो अब आगे बढ़ते हैं। मंगोल के बारे में थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। मंगोल गोबी रेगिस्तान चीन के उत्तर के निवासी थे। मंगोल एक घुमंतु असभ्य जाति थी।
मंगोल कई कबीलों में बटे हुए थे। उपर्युक्त कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी में तेमुचिन उर्फ चंगेज खान ने जन्म लिया था। चंगेज खान के पिता का नाम येसुगाई बहादुर था। मंगोलों ने भारत से ही विश्व के कई हिस्सों में चंगेज खान के नेतृत्व में तथा उसके बाद अभियान किए थे। बढ़ते हैं आगे। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के टंका जो चांदी में था और जीतल जो तांबे में था जारी किए थे इल्तुतमिश ने। भारत में एकता प्रणाली का श्रीगणेश किया था, मतलब शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसका नाम था तुर्कान चहलगान। इल्तुतमिश ने उदयगिरी स्थित चंद्रगुप्त द्वितीय के लौह स्तंभ को स्थापित कराया था दिल्ली में मेहरौली में। इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुन्हा जो दिल्ली में है के निकट निर्मित कराया था हौजे सुल्तानी का। इल्तुतमिश ने स्वयं के मकबरे का निर्माण कराया दिल्ली में। इल्तुतमिश का अयोग्य उत्तराधिकारी हुआ रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज की अयोग्यता के कारण तुर्की अमीरों ने सुल्तान बनाया था रजिया को। दिल्ली का सुल्तान बनने वाली पहली महिला थी रजिया बेगम। पुरुषों के समान चोगा यानी काबा और कुल्हा यानी टोपी पहनकर खुले मुंह दरबार में आने लगी रजिया सुल्तान। रजिया ने अमीर एक आखुर का पद दिया था जमालुद्दीन याकूत को, और जमालुद्दीन याकूत था एक अबिसिनियाई गुलाम। रजिया के प्रेम संबंध थे जमालुद्दीन याकूत से। रजिया का प्रमुख सेनापति था मलिक हसन गोरी। रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। रजिया की डाकुओं ने हत्या कर दी थी कैथल के निकट। अलाउद्दीन के मसूद शाह को अपदस्थ कर बलबन ने 1242 ईस्वी में गद्दी पर बैठाया था नासिरुद्दीन महमूद को। तो आज यहीं तक। अब इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।